आज 27 नवंबर आ गई है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक महीना रह गया है 27 दिसंबर में। इस एक महीने के बाद न सिर्फ बेनजीर भुट्टो की बरसी लाड़काना में मनाई जाएगी, बल्कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम अपना आखिरी जलसा भी उसी तारीख को वहीं करेगी। और लाड़काना में ये जलसा करने का के कई फायदे नजर आते हैं। एक तो ये कि अब तक जितने जलसे खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो किए गए, उनमें रुकावटें बहुत डाली गई, उन पर कहा गया कि उन्हें नहीं करने की इजाजत मिलेगी वगैरह वगैरह। तो सिंध में तो लाड़काना में अपनी ही हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट करती है कि पीडीएम में वो फ्रंट रैंकिंग एक पार्टी होने के नाते अगली हुकूमत उसकी होगी। आप पीपल्स पार्टी वालों से बात कीजिए, वो कहते हैं जी अगली हुकूमत तो हम ही बनाएंगे। और उसमें यकीनन उनको ये तो होगा ही यकीन कि लोग उनके साथ हैं, लेकिन कौन से लोग उनके साथ हैं वो भी कुछ एश्योरेंसेस उनको यकीनन होंगी। लेकिन लाड़काना शहर की अपनी अहमियत जो है, अगर हम उसको सामने रखें तो हमें समझ में आता है कि ये फैसला कि ये प्रोग्राम लाड़काना में किया जाए, ये बिलावल हाउस में बैठ के तो किया जा सकता है, लेकिन क्या लाड़काना में बैठ के ये फैसला किया जा सकता है? क्या लाड़काना की अपनी सियासत जो है वो भी कुछ यही कहती है? क्या आज भी सिंध के उस खत्ते में, उसके दिल में अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही धड़क रही है? इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो, ये जरूरी नहीं कि एक ही चीज के दो नाम हों। हम ये जानते हैं कि जब 27 दिसंबर को बेनजीर की बरसी मनाई जाएगी, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के जैले वहां नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो शायद पीपल्स पार्टी से एग्री तो ना करते हों, लेकिन वो बेनजीर भुट्टो की के लिए एक अकीदत का जज्बा रखते हैं। तो हो सकता है कि पीडीएम के प्लानर्स ने सोचा हो कि ये अच्छा मौका होगा, बहुत सारे लोग जो है वहां जमा हो सकेंगे पीडीएम के जलसे में। ये सारी गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने साथ जिन दोस्त को दावत की है, सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार, जनाब मंजूर शेख साहब को। मंजूर, आपको मैं बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। मंजूर, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी कितनी पॉजिटिव है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट वही बनाएगी, पीटीआई नहीं बनाएगी, नून लीग नहीं बनाएगी? आपको क्या लगता है? इमरान, थैंक यू सो मच। पीपल्स पार्टी कितनी पॉजिटिव है कि नेक्स्ट हुकूमत बनाएगी, ये डिपेंड करता है आपकी पॉजिटिविटी का डेफिनेशन क्या है। आई मीन वो आप दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूँ कि आप किस जाविये से देख रहे हैं, और हुकूमत बनाने के लिए जो कुछ चाहिए इस वक्त आप किसी से भी पूछें तो वो कहता है कि नो वे। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आप को पता है, हमारे व्यूअर्स को सबको पता है कि यहाँ पे नंबर गेम जो है वो उस पे सिर्फ इलेक्शन में जो कुछ हो रहा होता है वो असरअंदाज नहीं होता, बल्कि नंबर कहाँ ज़्यादा जाने हैं, क्या कहाँ कम जाने हैं, पाकिस्तान में दैट इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो बिल्कुल। जब पीपल्स पार्टी कहती है कि जी नेक्स्ट हुकूमत जब हम बनाएंगे, तो ये नैरेटिव जो है इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी लेड बाय जरदारी उस पार्टी की है। और हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी हालिया सालों में बहुत सारे पसे पर्दा ऐसी चीज़ें कर चुकी है, ऐसी डील्स और मुख्तलिफ गेम्स का पार्ट हो चुकी है, जिसके बुनियाद पे शायद दे आर पॉजिटिव दैट वो नेक्स्ट हुकूमत बनाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत-हाल है हमारे सामने पॉपुलैरिटी के हवाले से, पीपल्स पार्टी का जो रियलिस्टिक तज्ज़िया होना चाहिए, उसमें ऐसा भी नहीं है जैसा आम तौर पे पोर्ट्रे किया जाता है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ रूरल और रूरल के भी चंद डिस्ट्रिक्ट्स की पार्टी है। ये एक दूसरा एक्सट्रीम है। पीपल्स ये दूसरा। पार्टी ने बहुत हाँ, पीपल्स पार्टी ने बहुत लूज़ किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इतना लूज़ भी नहीं किया है कि वो इस गेम में इम्पोर्टेंट प्लेयर के तौर पे ना हो। सो मैं समझता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप डिफाइन किस तरह करते हो।
और पीपल्स पार्टी के ज़हन में शायद ये भी है कि ये जो सारा पॉलिटिकल गेम इस वक्त चल रहा है, उसमें कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है, कोई गेम में कोई ऐसा मरहला आ सकता है वेयर यू कैन हैव अपॉर्चुनिटी टू बार्गेन फॉर द फ्यूचर। क्योंकि पीपल्स पार्टी खास तौर पे जरदारी साहब के आने के बाद एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ मुल्की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल रही है, और दोनों ने मिलके अच्छे खासे गेम्स किए हैं, हम सब जानते हैं। जब आप मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं और अगर गवर्नमेंट बनाने का प्लान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होता है, तो यकीनन वो अपने करीबी कुव्वतों को देख रही होती है। इफ पीपल्स पार्टी इज प्रीटी क्लोजर टू द एस्टेब्लिशमेंट, देन व्हाई नॉट पीपल्स पार्टी फिर पावर में क्यों नहीं आ सकती। लेकिन पाकिस्तान में अगर नेक्स्ट इलेक्शन रियलिस्टिक अंदाज में काफ़ी फेयर होता है, तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून से बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेगी। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ बेहतर जो है वो करे, इम्प्रूव करे। लेकिन इन सारे साल सवा के पीरियड में पीपल्स पार्टी के हवाले से 2-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है जिनको देखने की ज़रूरत है। वो ये कि पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत सारे 2-4 इश्यूज़ पे बड़े पैमाने पे पीपल्स पार्टी ने मार खाई के तौर पे मोस्ट रिसेंट आप देखें कि कराची के जो आइलैंड्स थे, उसमें जी कराची के अंदर बहुत सारी पार्टियों ने बड़े अच्छे खासे जो है वो डेमोंस्ट्रेशंस किए हैं। लोगों की बड़ी तादाद कराची लेके आई वो सारी पार्टियाँ, और उसमें नेशनलिस्ट भी हैं। यही इशू जो है आपने देखा कि पीडीए की के जो जलसे हैं, उसमें भी जो मेजर इश्यूज़ रहे प्रोविंसेस के हवाले से, तो ये इशू जो है वो एक इम्पोर्टेंट इशू के तौर पे सामने आया। लेकिन जब बात ये सामने आई कि जी पीपल्स पार्टी ने तो एग्री किया ये आइलैंड जो है वो वफाकी हुकूमत को देने के लिए। पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत सारे शक व शुबात जो है वो ऑलरेडी भी थे, पहले भी थे, और उनको ज़्यादा तक़वियत मिली। सिंध में हालिया सालों में मिसिंग पर्सन्स का इशू बहुत बड़ा इशू है, और आप कराची प्रेस क्लब के सामने देखेंगे तो आपको एक मुस्तकिल कैंप दिखाई देगा। उसी जगह पे आपको कभी बलोच मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कैंप आपको नज़र आता था। अब सिंध से जो मिसिंग है लोग, उनकी रिहाई के लिए, उनको बाज़ेयाब कराने के लिए कैंप आपको नज़र आता है। तो न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में डेली मिसिंग पर्सन के हवाले से कोई न कोई मुज़ाहरा, कोई न कोई बात होती है। तो इस वक्त प्रोविंस का एक बहुत बड़ा इशू ये है, उस पे पीपल्स पार्टी बिल्कुल डेडली साइलेंट है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो उस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, न ही इस इशू को टेकअप करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो 2-4 मसाइल हैं जो जो प्योरली सिंध के मसाइल हैं, वो सिंध में ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं सिंध के, आप कराची से बाहर निकलें तो कराची में मैंने आपको कहा कि प्रेस क्लब के सामने आपको ये कैंप मिलेगा, बल्कि कराची से निकलें तो हर शहर रिवर इंडस के दोनों तरफ, हैदराबाद जाएँ आप, दादू जाएँ, सेवन जाएँ, लाड़काना जाएँ, दूसरी साइड पे आप जो है वो नवाबशाह जाएँ, खैरपुर जाएँ, सक्खर जाएँ, तो दोनों तरफ के जो सारे अज़ला हैं, हर जगह पे आपको ये इशू नज़र आएगा। ये जो इश्यूज़ हैं सिंध के, जी उसकी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स हैं या तहसीलें हैं, वो अब पुराने शहर नहीं रहे। ठीक है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो सकता है, बहुत सारे और मसाइल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ वाली पॉपुलेशन जो है, वो बड़े पैमाने पे कनेक्टेड है आपके कराची जो है आपका कैपिटल सिटी है उससे, वो इस्लामाबाद से कनेक्टेड है, वो दुनिया जहान के और दूसरे जो शहर हैं उनके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी ने और जनरली जो आईटी का ये पूरा रिवॉल्यूशन है और ये पूरी इंजीनियरिंग है जो आपके हाथ में गैजेट होता है, आप कनेक्टेड हैं, तो वो पूरे शहर जो हैं आपके पास, हर शहर में मैं सेफली कह सकता हूँ कि
हजारों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिंध के इश्यूज की एडवोकेसी करते हैं, बात करते हैं, बहस मुबाहसा में हिस्सा लेते हैं। दैट इज अ पॉलिटिकल डिस्कशन, पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड। मिसाल के तौर होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लोग एफिलिएटेड होते थे, उनके मेंबर्स होते थे, उनके साथ ताल्लुक होता था। लेकिन आज की एफिलिएशन है कि आप किसी पार्टी के रुकन नहीं है, आप मेंबर नहीं है, पर आप जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी नॉलेज शेयर करते हैं उन्हीं इश्यूज पे, वो बड़े इफेक्टिवली और आर्ग्यूमेंट के साथ। तो शहर जो है सिंध के, उसमें पीपल्स पार्टी जो है उसको अच्छा खासा जो है वो मैं समझता हूँ कि प्रेशर का सामना है। और कराची को तो छोड़ दें, हैदराबाद शहर को तो छोड़ दें, मिसाल लाड़काना में पीपल्स पार्टी रिसेंटली आपने देखा कि लाड़काना से मौजम अब्बासी जीते हैं। और मौजम अब्बासी लाड़काना से अगर जीते हैं, जो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। उसी कंस्टिट्यूएंसी पे दोबारा इलेक्शन हुआ, निसार कोड़ साहब वहाँ पे जीता करते थे। तो लाड़काना शहर, दादू, मैं समझता हूँ कि अगर फेयरली इलेक्शन हो सिंध में, तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उसमें मैं नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी सारी चीज़ें सीट्स हार जाएगी, लेकिन बड़े पैमाने पे वहाँ पे फाइट होगा। और अगर रीजनेबल अच्छा कैंडिडेट हो, उसकी पॉलिटिकल बैकिंग हो मुनासिब किस्म की, तो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको बड़ा टफ टाइम देंगे और बहुत सारी जगहों पे पीपल्स पार्टी लूज करेगी। तो आज का जो सिंध है वो बिल्कुल डिफरेंट सिंध है और मुख्तलिफ हो चुका है, कंप्लीटली मुख्तलिफ हो चुका है। अच्छा, एक चीज, हम और आप, हमारी आपकी जो मुलाकात हुई, वो उसकी भी एक कहानी है जिसको मैं यहाँ शामिल करना चाहूंगा। और वो एक अंग्रेजी अखबार निकाला था काविश वालों ने, द मिरर, उसमें हम और आप एक साथ हुआ करते थे। और वहां रहते हुए भी, और एक और साहब होते हैं इकबाल मल्ला, वो भी सहाफी हैं, उन्होंने एक दफा एक जुमला, एक बात कही थी, उससे मैंने एक बात ये सीखी कि सिंध में अखबारों की सर्कुलेशन वहां है जहां पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ज्यादा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। और ये है पूरा का पूरा शुमाली सिंध का इलाका, वही लकाना, कंबर शदाद, ये सारा इलाका जो है, इसमें बहुत और यही सर्कुलेशन भी ज्यादा होती है अखबारों की। और हम और आप जब वहां बैठे थे तो हमने ये भी देखा कि वहां के कॉरेस्पॉन्डेंट जो खबर भेजते थे, प्रोटेस्ट की खबर तो हर जगह से आती थी, लेकिन वो प्रोटेस्ट होते थे कि जनाब रेडियो पाकिस्तान खैरपुर के प्रोड्यूसर का तबादला हो गया, नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी गई, इस तरह की होती। लेकिन वो जो वहां से आती थी, बड़ी सियासी खबरें आती थी। अच्छा, मैं उसके बाद जब जब लड़काना गया हूं या सिंध के किसी और शहर गया हूं, तो मुझे अंदाजा हुआ है कि मिसाल के तौर पर नवाबशाह एक बहुत साफ सुथरा खूबसूरत सा शहर बन के निकल के आता है। मिट्टी में अभी तरक्की नहीं हुई, लेकिन मिट्टी की सड़क बहुत खूबसूरत हो गई है। लाड़काना बुरी तरह निगलेक्टेड है। यदि लाड़काना जाते हैं तो आपको सड़कों से बाकायदा एहसास होता है कि बहुत शदीद निगलेक्ट है, बदबू आ रही है, म्यूनिसिपलिटी नहीं, ये जो लोकल लोगों के इश्यूज होते हैं उस पर शायद प्रोविंशियल हुकूमत ने उस तरह तवज्जो दी ही नहीं। लाड़काना के सिलसिले में दे टुक इट फॉर ग्रांटेड कि यार ये तो है ही अपना, ये कहीं नहीं जाएगा। क्या इसके नतीजे में लाड़काना की सियासत पे फर्क पड़ता है, या लाड़काना के अंदर जो सियासी लोग बैठे हैं वो फिर अपनी सियासत के हवाले से ही सारे फैसले करते हैं, वो वहां के आम आदमी की तकलीफ को नहीं देखते? इसमें दो तीन फैक्टर्स है इमरान। एक बात तो ये है कि लाड़काना एक ऐसा शहर है जहाँ से पीपल्स पार्टी की जो सुप्रीम लीडरशिप है वो उनका ताल्लुक लाड़काना से था। बावजूद इसके कि जरदारी साहब जो है वो उनका ताल्लुक नवाबशाह से है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की वजह से लाड़काना एक सेंटर बनता है। सिंधी में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि घणे मर्दे हर न हले, घणे रने घर न हले। यानी अगर ज्यादा मर्द होंगे तो हल नहीं चलता जमीन पे, और घर में अगर ज्यादा औरतें होंगी तो घर नहीं चलता। तो यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है बेसिकली। मैं इसको इस तरह देखता हूँ। लाड़काना ऐसा शहर है कि यानी कराची में चीफ मिनिस्टर साहब बैठते हैं
उनका फोकस भी जाहिर है कि लाड़काना पे होगा कि मेरे लीडर्स का वो शहर है। और हुकूमत के बाहर लोग जो हैं वो भी लाड़काना को जरा वो देखते हैं, क्योंकि पावर जो है वो कुछ इस टाइप का है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग लाड़काना के हवाले से इन्वॉल्व होते हैं। लाड़काना का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि नहीं बना, रोड रास्ते बने हैं ये वो, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट के असूलों पे होनी चाहिए, वो लाड़काना में नहीं हुई और नहीं होती है। मुझे याद पड़ता है कि बेनज़ीर भुट्टो के दौर पे कायम अली शाह चीफ मिनिस्टर थे एंड लाड़काना में अच्छे खासे पैसे जो है लाड़काना को दिया गया कि जी लाड़काना को डेवलपमेंट के हवाले से बड़ा अच्छा करना है। गवर्नमेंट चली गई, उसके बावजूद वो पैसे खर्च नहीं हो सके थे, बिकॉज दे कुडंट डिसाइड के क्या क्या करना है, किस तरह करना। कुछ लोग कहते हैं कि जी असल में कमीशंस का निज़ाम नहीं बन सका था, उसी वजह से नहीं हुआ ये वो। लेकिन एंड ऑफ द डे बात यह है कि पैसे थे आपके पास, पैसे खर्च नहीं हुए, डेवलपमेंट स्कीम्स उस तरीके से नहीं बनी। लाड़काना में मिसाल के तौर पे आपने पूरा शहर जो है वो ब्रिक पेमेंट कर दिया है। मेन जो मेन जो रोड है काफी, वो आपको ब्रिक पेव्ड जो है वो नजर आएंगे। तो मैंने किसी से पूछा कि जी आप बिटुमेन का जो पुराना जो है वो रोड जो बनाते थे, उसकी जगह पे आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि अब जो है वो ब्रिक्स का रोड बनेगा? इसकी कोई एनालिसिस, कोई सर्वे वगैरह, तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन मैंने जब उसको ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जी असल में ये ईंटें बना के लगाना, जाहिर है कि पूरे पूरे रोड बनाएंगे, शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आप ब्रिक्स के रोड बनाएंगे, तो एक पूरी इंडस्ट्री जो है वो चल पड़ती है, फैक्ट्रियां। पता चला कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग थे जिनको इस ब्रिक में पेमेंट की ये पूरे प्रोसेस से उन्होंने बड़ा पैसा कमाया। तो जब डेवलपमेंट ये होगी कि यहाँ पे ये चीज इस तरह बनानी है जिसका अ, हमें मुनाफा मिल रहा है, हमें फायदा मिल रहा है, तो जाहिर है कि डेवलपमेंट का उसूल ये नहीं है। आप कोई चीज चेंज करते हो तो उसके लिए कोई टेक्निकल एनालिसिस, कोई टेक्निकल सर्वे या कुछ होता है, जो लाड़काना में नहीं है। लाड़काना का दूसरा बड़ा इशू ये है कि लाड़काना में अच्छे खासे, मैंने जैसे कहा कि बड़ा एक्टिव, पॉलिटिकली एक्टिव किस्म का शहर है। लेकिन बिल्कुल। लोग ये कहते हैं कि यार हम कह कह के मुजाहरे कर कर के थक जाते हैं और सुनने वाला कोई नहीं होता। कभी कभार डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाती है और फिर लोग आस्ता आस्ता उस प्रोसेस से कट के जरा साइड पे बैठ जाते हैं। बिजार लाड़काना के अंदर जो है डेवलपमेंट स्कीम्स है, वो हर किसी को पता है कि चंद ठेकेदारों को, चंद कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलती है। बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं कि यार हमने क्या कसूर किया। अब मसला है कि उनका अच्छा जो अच्छा, एक चीज एप्लीकेशन। और भी है, एक चीज और भी है। लाड़काना का इलाका ओवरऑल जो जो अपर सिंध जिसे कहते हैं, शुमाली सिंध जो है, वो कोई गरीब इलाका नहीं है। वहां पे काश्तकारी जो है वो लोअर सिंध के मुकाबले में ज्यादा पॉसिबल है, इसलिए कि पानी बहरहाल वहां पहुंच जाता है। दरिया सिंध में जब जिस वक्त शदीद खुश्क साली पड़ती है, तब भी नॉर्दर्न सिंध इतना बुरी तरह मुतासर नहीं होता जितना सदर्न सिंध मुतासर होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई गरीब इलाका है, इस हवाले से वो खासा एफ्लुएंट इलाका है। तो वहाँ के जो लोग हैं, उनकी अपनी से और उनकी अपनी वॉइस का ना होना का मतलब ये कि वहाँ सियासत जो है वो ड्राइंग रूम में जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी लोगों में जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है ना, जिसमें जाके लोग शरीक हों और अपनी बात मनवा सकें, उस तरह नहीं है वो अर्बनाइजेशन। वो थॉट प्रोसेस में अर्बनाइजेशन अभी तक नहीं आई है मेरे ख्याल में। क्या कहते हैं उसमें आप? उसमें इमरान एक चीज हुई है, वो ये कि मिसाल लेट सपोज पीपल्स पार्टी, एक तो आप अपोजिशन अपोजिशन की से मेरी मुराद है कि हर वो लोग जो या ग्रुप्स जो पीपल्स पार्टी के साथ पॉलिटिकली एफिलेटेड नहीं है, उसमें दानिश्वरों के ग्रुप आ सकते हैं, उसमें सिविल सोसाइटी के बहुत सारे ग्रुप्स आ सकते हैं। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जो पीपल्स पार्टी से हट के हैं, लाड़काना में इत्तेहाद है, वो आ सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर के वर्कर्स और उनका जो ग्रुप था, जो माजी में बड़ा मुतहरक होता था ना, ज़ाहिर है। अब इशू ये हो गया है कि जब आप ऊपर लीडरशिप चेंज होती है तो जाहिर है कि टीम्स भी चेंज होती है ऊपर से नीचे तक। जब टीम्स चेंज होती हैं तो अब जो टीमें हैं आपके पास, उन्होंने डेवलपमेंट और पॉलिटिकल करप्शन की वजह से उन्होंने बड़े पैमाने पे पैसा कमाया है। तेलंगाना में आपको जो है वो एक अच्छी खासी एफ्लुएंट क्लास मिलती थी,
अभी भी मिलेगी, जो माजी में जिस एफिलिएट क्लास की बात आप कर रहे हैं उससे हटके एक बहुत नया जो है वो इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुआ है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ है बड़े पैमाने पे, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, दूसरे बिजनेस के थ्रू, मिसाल के तौर पे किसी को 2-4 कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े मिल गए, कोई 4-5-8 करोड़ के, और उन्होंने फिर बाद में उस पैसे को जो है वो दूसरे बिजनेसेस में लगाया, तो जाहिर है पैसा सर्कुलेट करता है, वो मुनाफा कमाता है। क्या आपके क्या पास ये वो लोग हैं, पॉलिटिकल, क्या ये वो लोग हैं जिनके पहले से लैंडेड एरिस्टोक्रेसी से ताल्लुकात थे, या ये वो लोग हैं जिनको हम ये कहें कि जी ये एक नई मिडिल क्लास डेवलप होकर आ रही है? आपको क्या लगता है, क्या हुआ है? एक तो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के जो लोग थे, वो तो जाहिर है कि उनको तो फायदा मिला है ना दायरा। उसमें भी आप ये ज़हन में रखें कि ये पुराना वो नहीं है, जागीरदार या वडेरा। अब इनके खानदानों में इनके सारे यंगर जो लोग हैं वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों से दुनिया जहान के बाहर से पढ़े हुए हैं, यहाँ पे कमीशंस पास कर लेते हैं, और आपको ब्यूरोक्रेसी में, आपको पुलिस में, हर जगह पे आपको इनकी इन पॉलिटिकल फैमिलीज के बड़े अच्छे लोग नजर आएंगे। तो अब ये आपको सिर्फ उस फ्यूडल फॉर्म में ये चीज नजर नहीं आएगी। इट हैज बिकम अ बिट वाइडर काइंड ऑफ अ सेक्शन, जिनके पास जमीनें भी हैं, जमीनों की वजह से उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो उनके उनके कंस्टिट्यूएंसीज में है वो भी है, और फैमिली का एक बंदा जो है एक ब्यूरोक्रेसी में भी है, पुलिस में भी है। इसी तरह आपने अपने आप को बहुत ज्यादा वसी कर लिया है। जब वसी कर लिया है पावर कॉरिडोर्स में और ज्यादा, तो जाहिर है कि आपको जो उसका डिविडेंड मिलता है वो हर जगह पे मिलता है। पॉलिटिक्स में मिलता है आपको, बिजनेस एंड ट्रेड में मिलता है, जहां जहां आप हैं और वहां आपको मिलता है। एक तो ये क्लास ये है। दूसरी क्लास वो भी है जो पुरानी फॉर्मली वर्कर्स की क्लास होती थी। जिन जिन लोगों ने नई पीपल्स पार्टी के साथ अपने आप को एफिलिएट किया, लोगों के साथ कनेक्ट किया, उनको भी बड़ी फेवर्स मिली, और उनमें बहुत सारे लोग जो है अब आपको जो है वो वेल ऑफ नजर आएंगे। अब जाहिर है जब आपका पॉलिटिकल के साथ साथ फाइनेंशियल वेस्टेड इंटरेस्ट कनेक्ट हो जाता है, तो आप चेंज के लिए उस तरीके से जोर नहीं लगाते जिस तरह आप माजी में लगाते। हाँ, तो फिर आपको हमारे तब्दीली नहीं चाहिए, इनकलाब नहीं चाहिए। फिर आपको हाँ, लफ्जी तौर स्टेबिलिटी पे तो चाहिए। हाँ, क्योंकि वो और फिर निजाम शायद इसी वजह से आप स्टेबिलिटी की वजह से चलेगा। एस्टेब्लिशमेंट के करीब होते जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये स्टेबिलिटी जो है वो इस पूरे क्लास की सर्वाइवल के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो हम कहते थे ना कि जी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना जरूरी है। तो अब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इस सेटअप की, वो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, और वो शदीद तरीके से ये चाहते हैं कि ये सिलसिला जो है वो चले अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से मेरी मुराद के बिल्कुल इसको आप बिल्कुल टच ना करें प्लीज, इसके लिए कि मेरे बहुत सही सारे है। चीजें कनेक्टेड हैं। और आपके ख्याल में कि आसिफ जरदारी साहब और उनके आसपास जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उस इंटरेस्ट को जो इस नई पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट है, जो बिल्कुल नीचे एग्जैक्टली। गरीब आदमी का नहीं है और फ्यूडल लॉर्ड का नहीं है, बल्कि उसका है जो फ्यूडल लॉर्ड तो है, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस की तरफ और ठेकों की तरफ बहुत ज्यादा हो गए। और जाहिर है वो असल में प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि यार ये साहब जो है वो एक तो आप इतना जोर से चीखना चिल्लाना जो है वो मना है इस मुल्क में अभी। और ठीक है। किसी को जो है वो किसी विंडो से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो कहते हैं कि यार ये क्यों चिल्ला रहा है भाई, पूछो यार क्या मसला कोई है तो इसको हल कर दो। और मसले दायरे सब किसी के होते हैं। तो 99% लोग जो है वो मसले सुना के उसका हल निकाल लेते हैं और मामला सीधा हो जाता है। तो मजबूरी तौर पे सोसाइटी में एक बड़ी खास किस्म की नई कंपनी जो है वो बनी है, जो जिसको आप किसी भी किस्म की कंपनी का नाम दे सकते हैं, और वो एक दूसरे के मफादात का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और ये अ, कंपनी बहादुर जो है लगता है ये अभी चलेगी, अभी कोई तब्दीली नहीं आने वाली।
कंपनी कंपनी चलेगी इसलिए कि जो छोटी मोटी और कंपनियां हैं उन्होंने भी इतना लोगों को जो है वो नहीं दिया कि वो अल्टरनेट के तौर पे सामने आए। मिसाल शायद मुअज़्ज़म इसी अब्बासी बुनियाद पर, हाँ मंजूर साहब, शायद इसी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी के लोगों को यकीन है कि वो अब आगे आने वाले हैं। पीटीआई की वोट पावर खासी वीक हो चुकी है। पीटीआई के अपने वोटर जो थे वो साथ है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग थे जो उसको वोट डाल रहे थे वो मायूस हो चुके हैं। तो अगली दफा अगर कोई सीरियस कंटेंडर है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग है। और चूंकि कंपनी को चलना है अभी, तो पीपल्स पार्टी को लगता है कि उसका चांस है अभी। हाँ, ये एग्ज़ैक्टली वो डबल ये वो है ये ना, वो एक ये तो था। मैंने पिछले दिनों, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हाँ, पिछले दिनों श्योर। मैंने एक इंटरव्यू, इसी प्रोग्राम में एक इंटरव्यू किया, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़ा नाम और बड़ी शख्सियत, जो अब पीपल्स पार्टी की जो आइडियोलॉग्स हैं, आइडियोलॉग कमेटी जो है उसके मेंबर हैं, इकबाल यूसुफ साहब का। जी इकबाल बिल्कुल। यूसुफ साहब ने कहा, जब हमने बात की कि जी जमहूरियत में तो सबको मौका मिलता है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी जमहूरियत पीपल्स पार्टी को नहीं चाहिए जिसमें बिल्कुल एक केओस मच जाए। तो हाँ, जमहूरियत को केओस से रिलेट करने का कॉन्सेप्ट पीपल्स पार्टी का नहीं हुआ करता था, ये तो एस्टेब्लिशमेंट का हुआ करता था। और ये जी बात बिल्कुल। हमने देखी है कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होती जा रही है, और नून लीग जो है वो अपोजिशन की पार्टी बनती चली जा रही है। ये जो हाँ, बड़ी तब्दीली आई है, अगर पीटीआई ये कहे कि जी तब्दीली आ गई, तो उसकी वजह से ये तब्दीली शायद आ गई कि नून लीग अपोजिशन की पार्टी है और पीएस पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है। लेकिन हाँ, क्या, ये बड़ा आने वाला तारीख का। है ना, तो क्या ये इस सिचुएशन के नतीजे में जो शहरों में, सिंध में जाबजा जो छोटे शहर है, सिंध के शहर अभी कराची को और हैदराबाद को छोड़ दीजिए, बाकी शहर सखर भी शायद छोटे शहरों में आते हैं, ये अभी डेवलप कर रहे हैं, ये उस फेज से गुजर रहे हैं जहां ये आगे बढ़ के बड़े शहर बन सकते हैं। और एक पूरा कॉन्सेप्ट था एक जमाने में कि बड़े अर्बन सेंटर्स बनाए जाएं, जो सिंध के शहर करीब करीब हैं उनको जोड़कर, उनके बीच की आबादी, जो खाली इलाके हैं उनको आबादियों से भर के उनमें अर्बनाइजेशन करके उनको एक बड़ा, खासतौर पर शुमाली सिंध में बड़े अर्बन सेंटर बनाए जाएं, जिसके नतीजे में सिंध में एक बैलेंस कायम होगा, पावर का बैलेंस भी होगा और इकोनॉमिक पावर का बैलेंस भी होगा। मुझे लगता है कि ये उस तरफ जाने की जरूर कोशिश हो सकती है, लेकिन क्या आम गरीब आदमी जो सिंध का है, और खासतौर पर चूंकि हम लड़काना की बात कर रहे हैं, तो लड़काना के गरीब आदमी को इससे कोई फायदा डायरेक्टली इमीडिएटली नजर आता है, या अभी ये कभी ट्रिकल डाउन होगा तो उसके फायदे होंगे, तो अभी सब्र से बैठो। गरीब या आदमी का आसान लफ्जों में कहूं, अगर पीपल्स पार्टी पावर में आएगी तो सिंध के अवाम को फायदा होगा, या सिर्फ उन्हीं चंद लोगों को होगा जिनको अभी भी हो रहा है? देखें, अभी जिनको हो रहा है उनके इंटरेस्ट तो बिल्कुल सेफ गार्डेड है ना, सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, उनका कोई कोई इशू नहीं है। और उनकी उनकी ये लॉटरी जो है वो कंटिन्यूसली चलेगी। गरीब आदमी के जो मसाइल है, वो मेरा ये ख्याल है कि शायद इस वक्त जिस टाइप की मुल्क की सिचुएशन है इकोनॉमी के हवाले से, गरीब आदमी का मसला जो है वो हुकूमत की तब्दीली से नहीं होता। ये बात है कि अब पीपल्स पार्टी के पास कभी पैसा हुआ करता था या खजाने में मामला हुआ करता था, तो वो ये करते थे कि नौकरियां बड़े पैमाने पे दे देते थे। चले, मतलब पैसों पे ही देते थे, लेकिन मिलती तो थी ना कि भाई आपने एक जगह पे एक डिपार्टमेंट में 5 की जरूरत थी, आपने 10 डाल दिए, और ज़ाहिर है उन लोगों को तनख्वाह तो ज़ाहिर है हुकूमत ही देती है ना। भले वो बिल्कुल। सारी नौकरियां आपने जो है वो बेची हो, और जाहिर है कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो चल रहे हैं ट्रायल में अभी तक, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नाम है, बिल्कुल। लोग बताते हैं कि जी फला नौकरी मैंने इतने लाख रुपए या इतने हजार दे के मैंने ली है। तो जब हजार की बात कम होती है, लाख की ज्यादा होती है। हाँ हाँ, तो यानी ये जो पूरी एक पूरा लॉट है नौकरियों का वो आपने दिया जाहिर है, तो उसमें बहुत सारी नौकरियां ऐसी भी थी कि जो ऐसे लोगों को मिलती थी जिन्होंने सारा सब कुछ जो है ना वो बेच-बाच के कहा कि यार और कुछ नहीं, ये छोटी-मोटी नौकरी मिल जाएगी तो हर महीने तनख्वाह तो मिलेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल एक उसने भी वहाँ पे बड़ा डिफरेंट किस्म का टर्न लिया है। उसपे कभी अगर हम लोग एक सेपरेट प्रोग्राम कर सकें
कि बड़े पैमाने पे जो आपका डिविजिबल पूल है उसका बड़ा हिस्सा ज़ाहिर है कि प्रोविंसेस को जाता था एनएफसी अवार्ड के हवाले से। अब एक तो एनएफसी अवार्ड और 18 अमेंडमेंट के सिलसिले में क्या हो रहा है, ये ढकी छुपी बात है नहीं। और प्रोविंसेस कितना भी चीखे चिल्लाएं, वफाकी हुकूमत को पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से अब्बा जी जो है वो पैसे बच्चों को इतना देंगे जितना वो समझते हैं कि उसको देना चाहिए। बच्चा कितना भी रोए, कितना भी शोर करे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो अब प्रोविंसेस में जब हर साल अच्छी खासी जो है वो रिसिप्ट्स कम होती है, वफाकी हुकूमत से पैसे कम आते हैं, तो फिर नीचे देने के लिए भी तो पैसा नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। ऊपर से आप देख रहे होते हो कि एक और चीज भी है कि भाई अदालतें भी कूद पड़ी है डेवलपमेंट के एतबार से। अब मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में कराची के प्रोजेक्ट के सिलसिले में इजलास हो रहा है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हैं, जिसमें इमरान खान साहब जो प्रिजाइड कर रहे हैं, दूसरे लोग बैठे हैं। और वो जो पूरा एक पैसा मिसाल मलक रियाज की तरफ से आना है तो वो किस तरह खर्च होना है, तो पैसे खर्च करने और उसके ऊपर मॉनिटरिंग और कंट्रोल के सिलसिले में यू कैन सी मल्टीपल सेंटर्स। जब आपके पास मल्टीपल इंटरेस्ट इतने सारे हैं ना, इंटरेस्ट भी एक हाँ, नहीं है, सिर्फ सिंध के अवाम का इसलिए इंटरेस्ट नहीं है सिंध में, ठीक है। अब हर एक का हाँ, इंटरेस्ट है सिंध में। कराची के अवाम का तो कराची में इंटरेस्ट जितना है उससे ज्यादा इंटरेस्ट तो और लोगों का है। जाहिर है ना, तो अब जाहिर है कि इंटरेस्ट ग्रुप जब ज्यादा हो गए हैं तो आप अंदाजा करें कि पैसा नीचे आवाम में कितना जा सकता है। अब इसमें तो कोई कैलकुलेशन करना, कोई इतनी कोई अरबी फारसी कोई बड़ा मैथमेटिशियन आपको नहीं चाहिए। तो गरीब के पास जो है वो पैसा ज़ाहिर है कि कम पहुँचेगा। और पीपल्स पार्टी जो है वो आएगी, वो आके कहेगी, चीफ मिनिस्टर बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि जी हमें इस साल इतने पैसे कम मिले, इतने इतने पैसे कम मिले, ये हुआ। फिर आपका डेवलपमेंट में बहुत सारा 40-45% जो है वो आपकी जेबों में जाए। 100% में से आप एक साल में एडीपी के 55 से 60% हार्डली आप इस्तेमाल कर सकें, 40% आप नहीं कर सकें। तो ये सारा इम्पैक्ट जो है वो गरीब आदमी के ऊपर पड़ता है, या न सिर्फ पुअर बल्कि मिडिल लोअर क्लासेस भी जो हैं वो बड़े पैमाने पे ज़ाहिर मुतासिर होते हैं। और आज की आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन के, आज के इन्फ्लेशन जो है उसके साथ वो कैसे कैसे आम आदमी जिंदगी गुजारता है। अब इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब यू कैन फील इट, आप जाओ मार्केट में, सिर्फ खाने की एक एक वक्त की चीजें लेके आ जाओ तो पता चल जाता है। तो अच्छे खासे लोगों की चीखें निकल गई है। तो गवर्नमेंट का चेंज, एनीथिंग विच इज गिविंग प्रोवाइडिंग समथिंग टू द पुअर, कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो तो ठीक है, लेकिन वो मुझे फौरी तौर पे उसका कोई चांस नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज हमने बैठ के ये देखा कि जब पीडीएम का जलसा लाड़काना में होने जाता है तो लड़काने की जो हैसियत एक क्या कहना चाहिए इस हवाले से है कि बहरहाल पीपल्स पार्टी के बानी वहां से निकले और फिर जिसने पीपल्स पार्टी की जिंदगी में दोबारा रूह फूंकी, बेनजीर भुट्टो, उसका मकबरा भी वहीं है। ये तो है, लेकिन इसके से बियॉन्ड शुमाली सिंध या पूरा सिंध या पूरा पाकिस्तान, अगर आप देखें उसके तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत किस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, तो ये जलसा इतना अहम नहीं है जितना इसके बाद होने वाले वाकयात ज्यादा नजर आते हैं। एक लफ्ज हमने बहुत यूज किया, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन का मतलब है टपक कर गिरना। अगर आपकी टंकी में पानी भरा हुआ है और वो टपक रही है तो टपक टपक के नीचे कितना एक तसला जमा हो जाएगा। तो पूरी टंकी से एक तसला तो आपको मिल सकता है गरीब आदमी को ट्रिकल डाउन के नतीजे में, टंकी ऊपर ही रहेगी। और ये वो सूरत हाल है जिस पर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत चल रही है। एक खास क्लास उभर कर आ रही है जो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है और वो स्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला रही है। वो सारी मिडिल क्लास, स्टेब्लिशमेंट भी मिडिल क्लास है, उसका राइज हो रहा है। उसके फायदे और उसके नुकसान दोनों इस कौम को अभी उठाने हैं, तब शायद हमको समझ में आए कि हमारी सियासत है क्या और किधर जा रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।